हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 1 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है कैबिनेट द्वारा आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी। अगला है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान IICA के नए महानिदेशक और नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम। अगला है जलज पहल। अगला है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया परियोजना। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसरो के तकनीकी मार्गदर्शन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ। अगला है रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। अगला है आपदा प्रबंधन की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया द्वारा नए चोहोन श्रेणी युद्धपोत की हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण। और नेक्स्ट है सारनाथ से प्राप्त पवित्र बुद्ध अवशेष का संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 पर वियतनाम में प्रदर्शन। अगला है प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी। अगला है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए वायुसेना उपप्रमुख। नेक्स्ट है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CISC। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कैबिनेट द्वारा आगामी जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 246 में जनगणना संघ सूची का विषय है जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 69वें स्थान पर सूचीबद्ध है। ठीक है, तो संघ सूची में ये 69वें नंबर पर है। ठीक है, और आर्टिकल 246 में संघ सूची का विषय है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित हुई थी और भारत की पहली दशकीय जनगणना वर्ष 1881 में आयोजित हुई थी। दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी है वो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। ठीक है, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, वो जनगणना का कार्य देखता है। अगला है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की स्थापना मई 1949 में की गई थी। ठीक है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की स्थापना मई 1949 में की गई थी। ठीक है, और भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे वो W प्लाडेन थे। ठीक है, जो 1881 में जनगणना हुई थी वो इन्होंने करवाई थी W प्लाडेन ने। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी थे। ठीक है, RA गोपाल स्वामी 1949 से 53 तक भारत के पहले महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी, स्वतंत्र भारत के पहले महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, पहले भारतीय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी। वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के बारे में डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों के बारे में नहीं। SC और ST के बारे में, ठीक है, 1951 से 2011 तक जितनी भी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें SC और ST का डेटा शामिल किया गया है, प्रकाशित भी किया गया है, लेकिन अन्य जातियों के बारे में डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। इससे पहले 1931 तक की हर जनगणना में जाति के बारे में डेटा होता था। ठीक है, 1931 तक जो भी जनगणना हुई है उसमें सब में जातिगत डेटा होता था। 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। तो अंतिम बार प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। ठीक है, और भारत में अंतिम दशकीय जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी, जो भारत की कुल 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, तो 1881 से लेकर अब तक कुल 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है,
तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 थी। ठीक है, 121 करोड़ इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान IICA के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। तो भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं विविध सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय CSR पुरस्कार योजना शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पुरस्कार योजना को जो शुरू की गई थी, इसमें ज्ञानेश्वर कुमार सिंह का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, CSR योजना का उद्देश्य देश भर में सर्वोत्तम CSR प्रथाओं को मानकीकृत करना है। CSR पुरस्कार योजना है, उसका उद्देश्य देश भर में सर्वोत्तम CSR प्रथाओं को मानकीकृत करना है। और भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान IICA है, वो भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक थिंक टैंक है। अगला है विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम। तो एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में हार्टफुलनेस द्वारा इसको निर्मित किया गया है। एक विशेष स्मारक विरासत परियोजना के रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में हार्टफुलनेस द्वारा निर्मित किया गया है बाबूजी वनम को। ये पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। ये तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में स्थित है। तेलंगाना के कान्हा शांति वनम कहाँ स्थित है? तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में। ये थीम आधारित दुनिया में अपनी तरह का पहला उद्यान है जिसमें पेड़ों की 40 प्रजातियां हैं जो प्राणाहुति को अवशोषित और प्रसारित करेंगी, जो कि आत्मा को पोषण देने वाला यौगिक संचरण है। ठीक है, इसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये बाबूजी वनम है। तो ये बाबूजी कौन थे? बाबूजी एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 30 साल तक यूपी में उन्होंने कलरक का काम किया और बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो एक तेलंगाना के आध्यात्मिक नेता हैं। हार्टफुलनेस की स्थापना में भी इनका योगदान था। ठीक है, तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है कान्हा शांति वनम में बाबूजी वनम, विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान। अगला है जलज पहल। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारतीय वन्य जीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना, जलज पहल क्या है? ये भारतीय वन्य जीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना है जलज पहल। तो इसकी प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में जलज कार्यक्रम सरकार के अर्थ गंगा विजन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो लोगों को स्थायी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से नदियों से जोड़ता है। ठीक है, स्थायी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नदियों से जोड़ता है। इसका उद्देश्य संरक्षण के साथ साथ आर्थिक अवसर पैदा करना और नदी कायाकल्प प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, नदियों के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक अवसर पैदा करना और नदी कायाकल्प प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इस पहल का लक्ष्य डॉल्फिन सफारी, होम स्टे, आजीविका केंद्र और जागरूकता और बिक्री केंद्र आदि जैसे विभिन्न मॉडलों के साथ 75 जलज केंद्र स्थापित करना है। अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 9 से 10 जून को नोवोटेल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 28वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा 9 से 10 जून को नोवोटेल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसकी थीम रखी गई है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रखी गई है। अगला है जीनोम इंडिया परियोजना। तो केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित जीनोम इंडिया ने देश भर में सभी प्रमुख जनसंख्या समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 से अधिक व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, इस डेटा को भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBCD फरीदाबाद में संग्रहित किया जाएगा। IBCD मार्च 2020 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा संग्रह है जिसका काम
सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान डेटा को संग्रहित करना है। ठीक है, तो जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत जो डेटा संग्रहित किया गया है उसको IBCD में रखा जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 से व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण है वो पूरा कर लिया है जीनोम इंडिया परियोजना ने। जीनोम इंडिया परियोजना वर्ष 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करने के लिए 20 संस्थानों के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 20 संस्थानों के सहयोग से। ठीक है, आगे है 9 जनवरी 2025 को जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीनोम इंडिया डेटा शोधकर्ताओं को समर्पित किया गया था। अभी 9 जनवरी 2025 को जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव हुआ था, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीनोम इंडिया डेटा है वो शोधकर्ताओं को समर्पित किया था। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में डेटा एक्सचेंज के लिए फ्रेमवर्क FEED और IBCD पोर्टल भी लॉन्च किए गए थे। तो अब देखते हैं जीनोम क्या होता है। तो किसी व्यक्ति या प्रजाति में मौजूद आनुवंशिक सामग्री यानी DNA RNA का संपूर्ण समूह है वो जीनोम कहलाता है। DNA और RNA का जो संपूर्ण समूह है DNA और RNA का, ठीक है, वो जीनोम कहलाता है। और जीनोम अनुक्रमण क्या होता है? किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ अनुक्रम का निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है, उसको जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसरो के तकनीकी मार्गदर्शन में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की स्थापना। ठीक है, तो ये देश के 19 राज्यों के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है वो स्थापित की जाएंगी। 19 राज्यों के 75 एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालयों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत लगभग 12 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा CSR पहल के तहत 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसके लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष ट्यूटर एजेंसियों द्वारा तकनीकी रूप से समर्थन दिया जाएगा इन अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं को। और इसमें होगा क्या कि जो लॉन्च व्हीकल वगैरह जो इसरो के हैं उनके मॉडल हैं वो वहां पे प्रदर्शित किए जाएंगे बच्चों के लिए। ठीक है, आगे है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा जनजातीय मामलों का मंत्रालय है जो भारत सरकार का, उसके द्वारा जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई है। ठीक है, EMRS उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के अलावा उनके पोषण और समग्र स्वास्थ्य और विकास का भी ध्यान रखता है। ठीक है, आवासीय विद्यालय हैं। वर्तमान में देश भर में 470 EMRS कार्यरत हैं। टोटल 470 EMRS कार्यरत हैं। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ बनाए गए। तो ये उत्तरी सेना कमान है वो उधमपुर में स्थित है और इसके नए कमांडर इन चीफ प्रतीक शर्मा को बनाया गया है। अगला है रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक। तो इसके लेखक हैं अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा इसके लेखक हैं और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। तो पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख आलोक जोशी हैं वो इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं। आलोक जोशी रो के पूर्व प्रमुख हैं आलोक जोशी, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया चीफ बनाया गया है और इसमें इसके प्रमुख सहित टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो एक आलोक जोशी हो गए और एक सदस्य हैं। आलोक जोशी इसके प्रमुख हैं और सदस्य हैं एयर मार्शल PM सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह ये भी रिटायर्ड IPS हैं और पूर्व राजनयिक B वेंकटेश वर्मा। तो ये इसके मेंबर हैं और आलोक जोशी इसके प्रमुख हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के। अगला है आपदा प्रबंधन की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
कि धारा 8B की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं और इसमें 3 सदस्य हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। कौन कौन है? शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और सुमन बेरी इसके सदस्य हैं और गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। अगला है उत्तर कोरिया द्वारा चोह्योन श्रेणी युद्धपोत की हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण। चोह्योन श्रेणी, तो ये 5000 टन वजनी युद्धपोत है। ठीक है। चोह्योन श्रेणी के जहाज का नाम जापान विरोधी क्रांतिकारी लड़ाकू चोह्योन के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो ये किसका युद्धपोत है? उत्तरी कोरिया का युद्धपोत है चोह्योन। अगला है सारनाथ से प्राप्त पवित्र बुद्ध अवशेष का संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 पर वियतनाम में प्रदर्शन। ठीक है। तो पहली बार भारत के सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष संयुक्त राष्ट्र दिवस वैशाख 2025 के दौरान एक विशेष प्रदर्शनी के लिए वियतनाम की यात्रा करेंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 मई को वैशाख दिवस घोषित किया है। ठीक है। तो इस पर इसका प्रदर्शन वियतनाम में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम भारत और वियतनाम के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित करता है। ठीक है। तो दोनों देशों के जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए ये पहल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से। अगला है प्रोजेक्ट कुइपर। तो ये क्या है? तो अमेजन ने अमेरिका के केप कैनरावल से एटलस वी रॉकेट के माध्यम से प्रोजेक्ट कुइपर के पहले 27 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ठीक है। अमेजन ने अमेरिका के केप कैनरावल से एटलस वी रॉकेट के माध्यम से प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले जो 27 उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण किया है। ये अमेजन द्वारा एक उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड पहल है जो निम्न पृथ्वी कक्षा LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के माध्यम से विश्व स्तर पर उच्च गति इंटरनेट प्रदान करती है। ठीक है। तो पृथ्वी की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें ये उपग्रह स्थापित किए जाएंगे और इनके थ्रू इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। पृथ्वी की निचली कक्षा 630 किलोमीटर में 3236 उपग्रह इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कुइपर के अंतर्गत 3236 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे और ये किसकी परियोजना है? अमेजन की परियोजना है। ठीक है। अन्य वैश्विक उपग्रह आधारित इंटरनेट नेटवर्क कौन कौन से हैं? एक है स्टारलिंक, जिनका आप नाम सुनते रहते हैं। ये स्पेसएक्स का है, अमेरिका की कंपनी है। स्टारलिंक स्पेसएक्स का है। इसके अंतर्गत 6000 से अधिक उपग्रह है वो प्रक्षेपित कर दिए गए हैं और 40,000 से अधिक का लक्ष्य है। ठीक है। दूसरी है वनवेव। तो इसके अंतर्गत 648 उपग्रह भेजे जाएंगे और ये यूके भारत की जॉइंट परियोजना है। ठीक है। यूके भारत द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। अगला है टेलीसेट लाइट स्पीड। तो ये कनाडा द्वारा इसके अंतर्गत 298 उपग्रह भेजे जाएंगे। ये कनाडा की परियोजना है टेलीसेट लाइट स्पीड। और चीन का गुओवांग कहाँ का है? ये चीन का है। इसके अंतर्गत 13,000 से अधिक उपग्रह छोड़े जाएंगे। अगला है मध्य प्रदेश को PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी। ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में स्थापित किया जाएगा। PM मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत विकास के लिए स्वीकृत 7 PM मित्र पार्कों में से एक है। 7 कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्रीनफील्ड पार्क। दूसरा है मध्य प्रदेश धार में, तो ये जो भी स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में, ये भी ग्रीनफील्ड पार्क है। तीसरा है तेलंगाना के वारंगल में, ये ब्राउनफील्ड है। चौथा है तमिलनाडु के विरुद्धानगर में, ये ग्रीनफील्ड है। पांचवा है कर्नाटक के कलबुर्गी में, ये ग्रीनफील्ड है। छठा है महाराष्ट्र के अमरावती में, ये ब्राउनफील्ड है। और सातवां है गुजरात के नवसारी में, ये ग्रीनफील्ड है। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा योजना के तहत तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे।
पीएम मित्र योजना क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रखकर रसद लागत जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है रसद लागत को कम करना, निवेश आकर्षित करना और निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। यह योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन अर्थात फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन से प्रेरित है। 2021 में योजना प्रारंभ की गई थी। 2021 में इसका कुल परिव्यय है वो 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि में 4445 करोड़ रुपए रखा गया है। 7 पार्कों की स्थापना के लिए 4445 करोड़ रुपए रखा गया है 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता है वो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 800 करोड़ रुपए है और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए। ग्रीनफील्ड पार्क होते हैं, जो ग्रीनफील्ड परियोजनाएं होती हैं वो बिल्कुल नए सिरे से होती हैं तो उनको ग्रीनफील्ड कहा जाता है, और जो कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह कुछ होता है, कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं तो उनको ब्राउनफील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड के लिए 800 करोड़ रुपए और ब्राउनफील्ड के लिए 500 करोड़ रुपए। इसकी पात्रता है, इसके स्थापना राज्य सरकारों को से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और राज्य सरकार के पास इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की 1000 एकड़ जमीन होनी चाहिए। ठीक है, इसका कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा जिसका स्वामित्व राज्य और केंद्र सरकार के पास संयुक्त रूप से होगा। अगला है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए वायुसेना उप प्रमुख बनाए गए। तो ये गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर थे। ठीक है, अभी इनको नया वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लेंगे। ठीक है, अगला है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CISC बनाए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू का स्थान लेंगे। और CISC होता है वो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और वह CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की टीम का हिस्सा होता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।